पान कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इन यूज्ड इन फिगर टू रिप्रेजेंट द स्पेशल डिसीजन मेकिंग द फीचर, है ना। डिसीजन मेकिंग के लिए हम कौन सा शेप यूज करते हैं, है ना। स्पेशल डिसीजन मेकिंग के लिए हम कौन सा शेप यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है वो हम स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, जो डायमंड होता है वो हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, और जो ओवल शेप में होता है ना, उसको हम स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम यूज करते हैं, और जो एरोज होता है वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें ये बोला है डिसीजन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल सिंबल होता है वो स्टेटमेंट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन होती है, तो कंडीशन इफ और एल्स कंडीशन जो है डायमंड में ही रखी जाती है। जब भी हम इफ और एल्स कंडीशन को जब हम लिखते हैं तो वो डायमंड में ही लिखी जाती है। तो इसमें डिसीजन लेने के लिए जो है हम डायमंड फेस का हम यूज करते हैं, डायमंड फिगर का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले ये देखते हैं। प्रोग्राम टेंड्स टू यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद द एड्रेसेस नियर और इक्वल टू दोज दे आर यूज्ड रिसेंटली, है ना। ऐसा कौन सा डेटा जो रिसेंटली यूज हुआ है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो जो हमारा सीपीयू होता है, तो सबसे पहले जो डेटा को देखता है, मान लीजिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को, तो वो सीपीयू सबसे पहले कैचे मेमोरी में देखता है कि अच्छा वो उसी डेटा की डिमांड तो नहीं कर रहा है कि जो कैचे मेमोरी में पड़ा है। अगर वो कैचे मेमोरी में नहीं मिलेगा तो फिर वो मेन मेमोरी में सर्च जा करके करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैचे मेमोरी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 2 सही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ। अब डेजी व्हील क्या है इसके बारे में हम पूछ रहा है ये। तो पहले हम ये देख लेते हैं प्रिंटर क्या होता है ना। प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है और एक होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वही नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है और एक लेजर प्रिंटर होता है। तो जो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है हमारा, ये एक रोटेटिंग डिस्क होती है और उसमें नंबर छपे हुए होते हैं, है ना। जैसे पुराने जमाने में जो टाइपराइटर होते थे वो डेजी व्हील प्रिंटर कहलाते थे, ठीक है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, तो उस पे जो अक्षर छपे हुए होते हैं वो डॉट 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 के फॉर्म में ही अक्षर छपे होते हैं, उसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। और जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं वो हाई क्वालिटीज फोटोज, है ना, ग्राफिक्स, है ना, इस टाइप की जो पिक्चर निकालते हैं उनको हम इंक जेट प्रिंटर बोलते हैं। जब भी हम कलर्ड फोटोग्राफी करवाते हैं तो वो इंक जेट प्रिंटर से ही होती है। फिर वही अगर थर्मल प्रिंटर की बात करें तो थर्मल प्रिंटर जो है पाउडर इंक का यूज करता है, और जो आपकी बिजली का बिल निकालने के लिए आता है वो सब जो है थर्मल प्रिंटर होते हैं ना, पाउडर का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। और जो लेजर प्रिंटर होता है, वो जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं जिस मशीन से, वो लेजर प्रिंटर का यूज करके उसमें एक लाइट निकलती है, उससे आपका जो है फोटोकॉपी हो जाता है। उसमें भी एक ड्राई इंक यूज की जाती है। तो ये लेजर प्रिंटर हो गया। तो इसमें ये पूछा गया डेजी व्हील क्या है, तो डेजी व्हील एक तरीके का प्रिंटर है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाता है। अब इसमें लिखा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिलेटेड टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दिस इज ए ग्राफिक फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम, हाँ बिल्कुल सही है, ग्राफिक फॉर्म का एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इट यूजेस डायमंड शेप सिंबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड स्टोरीज। नहीं, जो डायमंड शेप है वो कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इट इज ऑप्शन ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, है ना। हाँ, तो ये डेटा फ्लो डायग्राम होता है। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन। हाँ, सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम जो है एग्जीक्यूट होता है हमारा फ्लो चार्ट में। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। कौन सा मेमोरी डिवाइस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में यूज होता है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है हैंड हेल्ड और पोर्टेबल, ऐसा डिवाइस जो हैंड में लिया जा सके और पोर्टेबल हो, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं। अब इसमें ये पूछा है कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं पीडीए में। तो मैग्नेटिक टेप जो है पुराने जमाने में यूज करते थे, इसको हम नहीं यूज करते हैं पीडीए में। डीवीडी बहुत बड़ी होती है और इसमें ऑल टाइप की डेटा हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो डीवीडी हमारा नहीं हो सकता है। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में होता है और ये बहुत बड़े साइज का होता है, ठीक है। तो इसको भी हैंड
हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस में हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेमोरी स्टिक होती है, जो हमारा पेन ड्राइव होता है, ये हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेमोरी स्टिक हमारा सही हो जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब कब रिप्लेस हुआ था ट्रांजिस्टर में? तो पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था प्रोसेसिंग के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम एंड टेप का यूज हुआ था मेमोरी के लिए, है ना। फिर इसके बाद सेकंड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, हमने सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया था, हमने वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया था। ठीक है, और उसमें जो मेमोरी के लिए हमने यूज किया था, उसमें मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। फिर वहीं सेकंड जनरेशन तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने आईसी का यूज किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, और जो हमारा मेमोरी के लिए यूज किया था वो मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का हम यूज कर सकते थे। फिर वही हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था, है ना, और वीएलएसआई का यूज किया था, और उसमें जो मेमोरी लगी थी वो सेमीकंडक्टर डिवाइस वाली मेमोरी लगी थी, है ना, सेमीकंडक्टर मेमोरी लगी थी, जो कि रैम और रोम होती है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कब रिप्लेस किया गया था वैक्यूम ट्यूब को, तो ट्रांजिस्टर में रिप्लेस किया गया था। वो हमारा कौन सी जनरेशन में हुआ था? सेकंड जनरेशन में हुआ था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट विच मेन्यू आइटम कंटेन द स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन है? तो हम जो व्यू में जाते हैं ना, व्यू में जाने के बाद हमारा स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन मिलता है, तो हमारा व्यू जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट कैन बी मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड, है ना। मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट एमएस वर्ड में कितना होता है? तो मैंने इसमें 1700 डाला, तो 1700 इसने नहीं लिया, तो हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो 1638 है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है विच पेयर ऑफ की आर यूज टू एंटर द प्रेजेंट डेट इन डॉक्यूमेंट ऑफ द विंडो वर्जन, है ना। अगर हमें प्रेजेंट डेट डॉक्यूमेंट में एंटर करना है तो कौन सा हम की का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। हम कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और डी, है ना। डी फॉर डेट होता है, तो हम ऑल्ट शिफ्ट और डी का यूज करेंगे, तो हमारा जो है डेट हमारे डॉक्यूमेंट में आकर के छप जाएगा। ठीक है, फिर स्लाइड शो कैन स्टॉप वाइल प्रेसिंग एनी की इन द पावर पॉइंट। ऐसा कौन सा की है जो स्लाइड को स्टॉप कर सके? तो वो एस्केप की होता है ना, ESC, है ना। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज इंक्लूड इन द क्लास, है ना। कौन सी क्लास में क्विकर जो है इंक्लूड होता है? तो पहले ये देख लेते हैं क्विकर होता क्या है। क्विकर ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में चलता है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई चीज बेच सकते हैं, कोई चीज हम रेंट पे कर सकते हैं ना, और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, कई सर्विसेज देता है। तो ये किस तरीके की सर्विस है? कस्टमर टू कस्टमर, मतलब एक कस्टमर जो है उसमें अपना डिटेल डालता है, और तो कोई दूसरा जो कस्टमर है वो उसको खरीद सकता है ना। तो ये कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस होता है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट कम्स अंडर द कैटेगरी। जो फ्लिपकार्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट एक बिजनेस वेबसाइट है ना, बिजनेस वेबसाइट है। कई दुकानदार जो है अपने सामान को वहां जाकर के सेल करते हैं, तो बिजनेसमैन जाकर के अपना सामान वहां रखते हैं और कोई कस्टमर उसको उठाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का है? बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेसमैन उस पर है और कोई कस्टमर उससे खरीद रहा है, तो बिजनेस टू कस्टमर हमारा ये कैटेगरी के अंदर आता है, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाता है। अब इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू पर्सनल चेक बट फीजिबल फॉर वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शन, है ना। तो ऐसा कौन सा है जो चेक की तरह काम करता है और स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करता है? तो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो है हमारा पर्सनल चेक नहीं हो सकता। हमारा डेबिट कार्ड नहीं हो सकता है। डेबिट कार्ड भी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको जाकर के पैसे निकालने होते हैं, ये हमारा पर्सनल चेक नहीं हो सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये तो बिल्कुल ही अलग है। और जो ई कैश है ना, ई कैश हमारा पर्सनल चेक हो सकता है, क्योंकि ये ई कैश को हम यूपीआई भी बोल सकते हैं, पेपाल भी बोल सकते हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं, बिटकॉइन भी बोल सकते हैं। तो जो ई कैश है हमारा, ये स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ई कैश हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। फॉलोइंग मॉडल इन विच कंज्यूमेबल डिफाइन देयर पर्सनल वैल्यू फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय ई कॉमर्स, है ना।
अब इसमें बोल रहा है कि पर्सनल वैल्यू फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, पर्सनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय ई कॉमर्स, है ना। तो पर्सनल वैल्यू प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं, मतलब हम खुद से बनाएं, है ना, और फिर इसके बाद बिजनेस करें, तो वो पर्सनल वैल्यू ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है कस्टमर टू बिजनेस, मतलब कस्टमर बना रहा है और बिजनेस कर रहा है। तो कस्टमर टू बिजनेस मॉडल किस तरीके का होता है, इज एन ई कॉमर्स फ्रेमवर्क वेयर द इंडिविजुअल कस्टमर ऑफर द प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज डायरेक्टली टू द बिजनेस, है ना। तो कोई सिंगल आदमी सर्विस देता है किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी टू बी हो जाता है, तो ऑप्शन पहला सही है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर, है ना, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दिस इज द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जो सिग्निफिकेंट हो इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। फिर इसमें लिखा है इट इज इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इक्विपमेंट, है ना। तो इसमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इक्विपमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो ग्रीन कंप्यूटिंग का इसमें होता है, ठीक है। दिस गैदरिंग इज ए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेक द डिवाइस पावरफुल एंड रिलायबल, हाँ, डिवाइस हमारा पावरफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, तो ग्रीन कंप्यूटिंग में ये चीज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाँ, ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होती। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं होती है, क्योंकि ग्रीन कंप्यूटिंग की बात कर रहा है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाता है। तो ये ट्रू नहीं है ग्रीन कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नीडेड टू एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, पहले ये देखते हैं ना। एम्बेडेड मींस द समथिंग दैट इज अटैच टू अनदर थिंग, है ना, कुछ ऐसी चीज जो किसी चीज में आप अटैच कर सको, है ना, एक्स्ट्रा ऐड कर सको, उसको हम एम्बेडेड बोलते हैं, ठीक है। एन एम्बेडेड सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम हैविंग ए सॉफ्टवेयर एम्बेडेड। कोई एक तरीके का हार्डवेयर होता है एम्बेडेड सिस्टम, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अटैच होता है, एम्बेडेड होता है, तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, है ना। कोई हार्डवेयर होता है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अटैच होता है, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। एम्बेडेड सिस्टम इज ए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे कि फायर अलार्म आपको बनाना है ना, तो ये एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है ना। तो इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नीड नहीं है एम्बेडेड सिस्टम के लिए, है ना। तो कैपेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, तो ये कैपेबल रिसोर्सेज को यूज करता है बिल्कुल, क्योंकि कई मेमोरी और कई चीजों को ये यूज करेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी, हाँ, रिलायबल भी होना चाहिए बहुत ज्यादा, कि एम्बेडेड सिस्टम रिलायबल हो, कहीं भी आप अटैच कर सको, ठीक है। लो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो इसमें लो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। लार्ज साइज नहीं, ये लार्ज साइज का नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी हम एम्बेडेड सिस्टम बनाएंगे वो लार्ज साइज का नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हमारा 4 गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट द इमेज, है ना। तो इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम, IMG टैग का यूज करते हैं, IMG टैग यूज करते हैं। फिर SRC लगाते हैं, SRC मतलब सोर्स, कहां से हम पिक्चर ले रहे हैं। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव डालते हैं कि जब भी पिक्चर पे हम कर्सर ले जाएं तो उस पे एक टेक्स्ट शो करे, वो डेमो शो करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम किसी HTML में इमेज का टैग ऐसे इस तरीके लगाते हैं। इसमें लिखा है मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे कंप्रेस HTML कोड, है ना, तो HTML कोड को कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है, जो HTML कोड होता है उसमें वाइट स्पेस होता है ना, और लाइन ब्रेक होता है, टैब्स होते हैं, उनको हटा देते हैं, कमेंट होते हैं, वो सब हटा दिए जाते हैं कंप्रेस HTML कोड में। तो इसका मेन फंक्शन ये नहीं होता है वेब ब्राउजर का। डीकंपाइल कोड, हाँ, डीकंपाइल का मतलब क्या जानते हैं, कि मशीन कोड को हायर लेवल कोड में कन्वर्ट करना, मतलब ह्यूमन के समझने के लायक बनाना, उसको हम डीकंपाइल कोड बोलते हैं। तो ये नहीं होता है ना, मेन काम वेब ब्राउजर का। हाँ, इंटरप्रेट द HTML कोड, है ना, इंटरप्रेट होता है हमारा जो है वेब ब्राउजर में, ठीक है। और इंटरप्रेट HTML कोड का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेटिंग द HTML कोड मीन्स द ब्राउजर टेक द रॉ HTML इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्म them into the visually rendering web page, है ना। तो ये क्या करता है, एक रॉ HTML इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है वेब पेजेस में। तो हमारा जो
मेन फंक्शन होता है वेब ब्राउजर का, वो इंटरप्रेट द HTML कोड को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब जो कंपाइल HTML कोड है ये कंपाइल नहीं करता, तो जो हमारा HTML कोड होता है वो हमारा कंपाइल नहीं होता, वो हमारा इंटरप्रेट होता है ना। तो हमारा जो मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर है वो हमारे HTML कोड को इंटरप्रेट करता है। इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द कंसेंट्रिक सर्कल, है ना। तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसमें एक डिस्क होती है, वो कुछ कंसेंट्रिक सर्कल में डिवाइडेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारी मान लीजिए हार्ड डिस्क है, एक सीडी है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर एक सीडी होती है, उस सीडी जो है कई सर्कल में डिवाइड होती है ना, कई सर्कल में बीच में डिवाइड होती है। जब भी आप देखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइडेड सर्कल को क्या बोलते हैं? हम ट्रैक बोलते हैं, है ना, ट्रैक बोलते हैं। और उस सर्किल में भी कई सेक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। उस सर्किल में भी कई डिवाइडेड होते हैं, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है उस कंसेंट्रिक सर्किल को क्या बोलते हैं? हम ट्रैक बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, है ना। तो यूनिक्स कहाँ डेवलप हुआ था? तो यूनिक्स बिगन इन डेवलपमेंट इन 1969 ना। यूनिक्स जो है 1969 में डेवलप हुआ था। और इसमें कहाँ पे डेवलप हुआ था? TNT लैब में डेवलप हुआ था, है ना। TNT बेल लैब में डेवलप हुआ था। किसने किया था? केन थॉमसन, डेनिस रिची एंड अदर कुछ लोग थे, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो मेन कौन थे? केन थॉमसन थे और डेनिस रिची थे। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाता है। अब इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, है ना। मोबाइल कंप्यूटेशन का एडवांटेज बताना है। तो क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी है, नहीं ये नहीं हो सकता, एडवांटेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं? कनेक्टिविटी से क्या मतलब है मोबाइल कंप्यूटिंग का? तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या? हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। सिक्योरिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो मेन एडवांटेज होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का, वो एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब कंप्यूट कर सकना, मतलब मोबिलिटी होना चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है इजीली ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ बिल्कुल, मोबाइल का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसलेट हो सके, जा सके और बात कर सके, है ना। तो मोबाइल कंप्यूटेशन का मतलब यही होता है, इजीली ट्रांसलेट वन प्लेस टू अनदर। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाता है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज हमारा यही है। फिर इस पर लिखा हुआ है फॉर एनी आस्की वर्ड, है ना, UTF वर्ड यूज ना। तो आस्की वर्ड और UTF वर्ड कितने बाइट यूज करते हैं, कितने बाइट यूज करते हैं? तो आस्की क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। आस्की कोड क्या होता है? आस्की कोड का पूरा फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। और ये जो सबसे स्टार्टिंग में आया था वो 7 बिट के आस्की कोड होते थे, है ना। उसमें 128 कैरेक्टर का यूनिक कोड होता था। फिर ठीक है, फिर इसके बाद जब अपडेटेड वर्जन आया उसमें 8 बिट का आस्की कोड हो गया, जिसमें 256 कैरेक्टर को मतलब आस्की कोड होते थे 256 कैरेक्टर के, है ना। तो 8 बिट मतलब 1 बाइट हो जाता है। ठीक है, तो आस्की भी जो है 1 बाइट यूज करता है। ठीक है, और आस्की कोड की जरूरत क्यों पड़ी? कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, आप जानते हैं, है ना। तो आस्की कोड इन 0 और 1 अक्षरों और संख्याओं और प्रतीकों के रूप में व्याख्या को व्यक्त करता है, और जिससे मनुष्य और कंप्यूटर आपस में संवाद कर सकें। तो आस्की कोड का क्या मतलब होता है? हर एक वर्ड का एक नंबर होता है और उस नंबर को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर इसके बाद कंप्यूटर उस चीज को समझता है। तो आस्की कोड ये होता है। और UTF भी इसी तरीके से काम करता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से ये ट्रेंडिंग होने लग गया, क्योंकि ये एक यूनिकोड है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड यूनिकोड। इसमें ऑल टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें हिंदी होती है, इसमें संस्कृत होती है, इसमें अरेबिक होती है ना। तो इसमें ऑल टाइप की भाषा इंक्लूड होती है UTF-8 में, है ना। तो UTF-8 और ASCII दोनों ही 8 बिट लेते हैं एक वर्ड को पहचानने के लिए, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाता है, क्योंकि 8 बिट लेते हैं और 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द OLE कॉन्सेप्ट, है ना। जो हमारा विंडो है वो OLE कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। तो OLE क्या है? OLE का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकेज एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकेज एम्बेडिंग। अब OLE एक माइक्रोसॉफ्ट की एक तकनीक है जिसके द्वारा हम डायनामिक तरीके से फाइल तथा एप्लीकेशन को लिंक कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका? फाइल और किसी भी एप्लीकेशन को एक से लिंक कर लेना जो है OLE टेक्नोलॉजी का काम है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो एक एक्सेल शीट है ना, एक्सेल शीट को, और उसको हमें वर्ड एप्लीकेशन में खोलना है, और वर्ड एप्लीकेशन में खोलने के बाद एडिट करना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। किसके थ्रू? OLE
कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें OLE का फुल फॉर्म बताना है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। सो थैंक यू।